नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज के दिन की बात की जाए, क्या कुछ खास रहेगा, कौन सी ऐसी खबरें जो रहेंगी सुर्खियों में, इन पर हम नजर डालेंगे। और उसके लिए आइए सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों के लिए तेज हुआ प्रचार। प्रधानमंत्री की आज भी धुआंधार रैलियां। उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती के बाद दिल्ली के द्वारका में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली चुनावी प्रचार की कमान। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाएं। राजनाथ सिंह हरियाणा में करेंगे प्रचार। मोहन यादव उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में करेंगे भाजपा के पक्ष में जनसभाएं। विपक्ष ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। राहुल गांधी हरियाणा में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री चपाई सोरेन झारखंड में करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव यूपी में तो तेजस्वी बिहार में प्रचार को देंगे धार। दिवंगत राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पवित्र शहर मशहद में शुरू हुई अंतिम संस्कार की तैयारियां। गुरुवार को दी जाएगी रईसी को अंतिम विदाई। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बढ़ा मानसून। 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और कोलकाता नाइट राइडर्स पहुंची आईपीएल 2024 के फाइनल में। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। वहीं एलिमिनेटर राउंड में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती यानी लोकसभा चुनाव के लिए जब हम बात करते हैं तो अब जो 2 चरण बचे हैं उसके लिए खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती और श्रावस्ती में आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे सुबह सबसे पहले बस्ती के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में बस्ती, संत कबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभाओं की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट के सामने कटरा बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बस्ती, संत कबीरनगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती की सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यूपी की जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका में रैली करेंगे और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो आगामी 2 चरणों के चुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार को और तेज करती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल को साधने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह कांठी में रैली करेंगे। वो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सोमेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद खाटल में बीजेपी उम्मीदवार हिरण्मय चटर्जी और पुरुलिया से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह बांकुरा में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार के समर्थन में रोड शो करेंगे। साथ ही भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। जेपी नड्डा पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव का दंगल छठे दौर में पहुंच रहा है और हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम पार्टियों के बीच चुनावी दंगल तेज हो चला है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा के दौरे में रहेंगे। राजनाथ सिंह हरियाणा में 3 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले राजनाथ सिंह करनाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कुरुक्षेत्र और भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।
वहीं बीजेपी की अन्य रैलियों की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के धनबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार टुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धनबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह कोडा में रोड शो और रांची में युवा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या रांची में मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल होंगे। इसके साथ ही जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। वे चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और सोनीपत में जनसभा करेंगे। वो पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी झारखंड के रांची और कोटा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रियंका के साथ जनसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के अखिलेश यादव यूपी में और तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से चुनाव प्रचार करेंगे। और अब बात आंध्र प्रदेश के माचेरला की, जहां विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ संख्या 202 समेत 7 मतदान केंद्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा विधायक पी रामकृष्णा रेड्डी पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पूरी घटना वेब कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी। मामले की जांच के लिए निर्वाचन आयोग ने पुलिस को सभी मतदान केंद्रों के वीडियो फुटेज उपलब्ध करा दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले को डीजीपी को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बंगाल की मिदनापुर सीट से बीजेपी ने सिटिंग एमपी दिलीप घोष को बदलकर अग्निमित्रा पॉल को मैदान में उतारा है। पेशे से फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल का मुकाबला टीएमसी नेता और बंगाली फिल्म की अभिनेत्री जून मालिया से है। अग्निमित्रा के समर्थन में सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया। अग्निमित्रा पॉल से बात की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। मैं इस वक्त मिदनापुर में हूं और यहाँ शुरू होने जा रहा है रोड शो। मेरे साथ हैं बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल। आइए मुझसे बात करते हैं। अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो आपका पहला एजेंडा क्या होगा? देखिए, बहुत सारा एजेंडा है। एक तो अपना जो एजेंडा है, एक शास्त्र जो है बहुत खराब अवस्था में है। यहाँ का सब लोग उड़ीसा चले जाते हैं चिकित्सा के लिए। यहाँ पर कुछ चिकित्सा नहीं होता है। तो ये विषय को एक बार देखना। आयुष्मान भारत कार्ड हम लोग दे रहे हैं। 70 बरस के ऊपर जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया तो ये काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, आज आप देख रहे हैं कल ममता बनर्जी का एक रैली था, उसमें 700 का ऊपर लोग नहीं था। ये हम ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट आपको बोल रहे हैं। आज हमारे इधर प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले आए थे। 1.5 लाख से ऊपर लोग तब था। और आज हमारे मिठुन दा आए हैं। आप देखिए कितना लोग है। स्तब्ध हो गया है मेदिनीपुर। सारे लोग रास्ते में हैं। और ये कोई पैसा देकर लाना, डीम भात, यहाँ पर ना टीएमसी वाले डीम अंडा और भात खिलाते हैं, उसका भी प्रलोभन देकर नहीं लाए हैं। ये स्वतःस्फूर्त तो आए हैं, अपना प्यार से आए हैं। एक आखिरी सवाल, जो 5th फेज का पोलिंग था बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? बंगाल के लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, हर दूसरे राज्य की तरह। और ये आज बंगाल के लोग ठान ले लिया है कि ममता सरकार से बंगाल का राजनीति नहीं होगा, बंगाल आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ बमबाजी होगा, टेररिज्म होगा। तो हम लोग को मोदी जी चाहिए, भाजपा चाहिए। तो ये है अग्निमित्रा पॉल, जिनका ये कहना है बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं और मोदी जी के नाम पे बीजेपी यहाँ जीत हासिल करेगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, मिदनापुर। वहीं मिदनापुर सीट से तृणमूल कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए जून मालिया को मैदान में उतारा है। बंगाल फिल्मों की अभिनेत्री जून मानती है कि बंगाल चुनाव में हिंसा होती है, लेकिन इसे वो प्रतिक्रिया का नाम देकर अपनी पार्टी का बचाव करती हैं। जून मालिया से चुनाव प्रचार के दौरान मिदनापुर के ग्रामीण चल में खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। मिदनापुर सीट पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ा मुकाबला है। दोनों महिला कैंडिडेट हैं और मेरे साथ हैं जून मालिया। आइए हम उनसे बात करते हैं जो टीएमसी की उम्मीदवार हैं। जून, किस तरह से इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं आप? सिटिंग एमएलए भी हैं आप और अब आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं।
बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया से देख रही हूँ। मैं सिटिंग एमएलए हूँ मेदिनीपुर का। 3 सालों से मैं बहुत डेवलपमेंटल काम किए हैं और मेदिनीपुर हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स एंड एज यू कैन सी आई मीन वेरेवर आई एम गोइंग, जहाँ भी जा रही हूँ आशीर्वाद तो है ही सबके साथ। इतना क्या बताऊँ, बेस्ट विशेस, लव। देखिए ना, गाड़ी को देखिए, थोड़ा दिखाइए सब, इतना फ्लावर्स, फूल, सब कुछ, इट्स ब्यूटीफुल। आई एम एंजॉइंग द मोमेंट। मैंने प्रॉमिस किया है कि मोहनपुर ब्रिज को करना पड़ेगा क्योंकि वो आर्टीरियल ब्रिज है विच ब्रिजेस खड़गपुर, मिदनापुर, फ्रॉम कैलकाटा, खड़गपुर। It connects मिदनापुर एंड बांकुड़ा ऑनवर्ड्स। सो मोहनपुर ब्रिज बहुत ही एक महत्वपूर्ण ब्रिज है जो मुझे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। और फिर खड़गपुर में तो खैर रेल कॉलोनी में बहुत ही, जो रेल कॉलोनी वाले हैं, गोल बाज़ार है जहाँ पे रेल की ज़मीन के ऊपर सब जो भी बाज़ार है, वहाँ पे बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं जो वहाँ पे जो रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत ही दुखद सिचुएशन है क्योंकि आईआईटी खड़गपुर जहाँ पे है उसके सामने 100 मीटर्स भी नहीं है कि बच्चे लोग अभी भी स्ट्रीट लैम्प के नीचे पड़ रहे हैं उनके बस्तियों में। यही मुझे बताना है पार्लियामेंट के में जाके कि इसका थोड़ा समाधान करें। और क्या, वैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नॉन वायलेंस हो, पोल में या पोल के बाद भी, पोस्ट पोल भी। तो यही मैं दुआ करती हूँ, यही मैं ईश्वर से प्रे कर रही हूँ कि भाई मिदनापुर लोकसभा में ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। पर बीजेपी वालों को या जो भी ऑपोजिशन खड़े हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनके तरफ से भी कोई इंस्टिगेशन ना आए। Yesterday what we saw in Hooghly and Barrackpur is very sad situation जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स जाके वहाँ पे इंस्टिगेट कर रहे थे तृणमूल वाले को, आपने भी देखे हैं। तो ऐसे सिचुएशन ना होए, यही बताना है। और क्या। ये है जून माल्या जिनका ये कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि हिंसा ना हो और ये चाहेंगी कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास हो। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बेरिस्टू, डीडी न्यूज़, मिदनापुर। और इसके साथ ही अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ 25 मई को 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होगा। ऐसे में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में NCC, NSS, शिक्षक और विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में चलाए गए मतदाता जागरूक अभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सुधाकर साहब। ये लोगों का अवेयरनेस करने के लिए विल प्रोपगेट अमंग द पब्लिक टू वोट इन लार्ज नंबर्स। हमारे साथ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अनु सिंह जी, मैम क्या कहेंगे? वोटर अवेयरनेस जो है ये खाली आज के दिन के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतदाता बहुत सारे हमारी यूनिवर्सिटी में हैं और दिल्ली में क्योंकि 25 को होना है इलेक्शन, तो हमने सोचा कि हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं मतदाताओं के बीच में जा कर के। और जब यंग वंस इससे जुड़ते हैं तो उन्हें इसका पर्पस भी ज़्यादा समझ आता है, डेमोक्रेसी का मतलब भी ज़्यादा समझ आएगा, लोकतंत्र का मतलब और क्लियर होगा जब इन्हें पता लगेगा कि किस तरह से सरकारें बनती हैं। तो हमने दिल्ली के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये अवेयरनेस कैंप लगाया है। हमारे साथ रजिस्ट्रार नितिन मलिक जी हैं। सर, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? ये एक मतदाता जागरूकता अभियान है कि जितने भी वोटर्स हैं वो अपने वोट के मत का अधिकार करें, तभी तो हमारी डेमोक्रेसी, जो इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है, उसका सार्थक होगा। तो यहाँ सभी जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हमारी फैकल्टी है और हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब यहाँ पे आज एक जागरूकता अभियान की तरफ निकला है। और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनका वोट पहली बार बना है उनको और उत्साहित करने के लिए कि ज़रूर अपना वोट का अधिकार का उपयोग करें। इस रैली में काफ़ी संख्या में NCC कैडेट, NSS वॉलंटियर और विद्यार्थी शामिल हैं। कुछ NCC कैडेट हैं, बात करते हैं। देश के निर्माण कार्य में और इलेक्शन में सबको सहभागिता रखनी चाहिए और देश के निर्माण में सबको अपना मत देना चाहिए। मत उनका सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, एक अधिकार भी है और इस अधिकार का उनको निर्वहन करना चाहिए। सभी को वोट देना चाहिए और अपना जो नागरिकों का कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए।
हमें अपने लोकतंत्र की वैल्यूज़ को रखते हुए वोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महत्व को ये युवा भी अच्छी तरह जानते हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आगामी 25 मई को दिल्ली में होने वाले 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जरूर करें और एक अच्छी सरकार बनाने में अपना अहम रोल दें। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हर कोई यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों का अब आगे रुख करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। शीर्ष अदालत में कल हुई सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस जमीन को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो कभी उनके कब्जे में नहीं रही। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देकर सोरेन जमानत की मांग नहीं कर सकते। गौरतलब है कि सोरेन ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला देते हुए चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग की थी। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईरान का दौरा करेंगे। वे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में होने वाले आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजकीय समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पवित्र शहर मशहद में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुरुवार को ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को अंतिम विदाई दी जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति के निधन पर मंगलवार यानी 21 मई को भारत में राजकीय शोक रखा गया था। और वहीं कारगिल युद्ध की सबसे मुश्किल लड़ाई में से एक लड़ाई तोलोलिंग की थी। पाक के कब्जे से तोलोलिंग को हासिल करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे भारत दुश्मन के रक्षात्मक लेआउट में पैर जमा सकता था। इसके साथ ही सेना दूसरी घुसपैठ को रोककर आगे बढ़ सकती थी। कठिन चुनौतियों का सामना करने भारतीय सैनिकों ने 3 हफ्तों की लंबी लड़ाई के बाद तोलोलिंग पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके भारतीय सेना के अदम्य साहस को याद किया। और बात करते हैं मौसम को लेकर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर, मालदीव, कोमरिन क्षेत्र और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी जारी रहने की मौसम विभाग द्वारा दिल्ली के लिए भी संभावना जताई गई है। और वहीं इन दिनों पाकिस्तान लगातार भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी के कारण प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा परीक्षा टालने और अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ इलाकों में दिन का तापमान 50 डिग्री से पार होने की संभावना व्यक्त की गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार तापमान सामान्य स्तर से 8 डिग्री तक बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ये लगातार तीसरा साल होगा जब तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, जिससे मानव और पशुओं को के लिए खतरा पैदा हो गया है। और वहीं खासतौर से अमेरिका के कई इलाकों में मौसम की मार जारी है। अमेरिका के ओमाहा, नेब्रास्का में भीषण तूफान के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद कई कारें पानी में फंसी हुई नजर आईं।
96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान के बाद बिजली भी गुल हो गई, जिसमें हजारों निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात नाइजीरिया की, जहां उत्तर मध्य पठारी में जुराक गांव पर बंदूकधारियों ने कम से कम 40 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमलावरों ने गांव में गोलाबारी की और घरों में आग लगा दी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में चरवाहों और किसानों के बीच लगातार झड़पें होती रहती हैं। और खबर खेल जगत से, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर में 159 रन बनाए। जवाब में केकेआर ने 13.4 ओवर में ही 2 विकेट पर 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। कोलकाता के लिए श्रेयस ने 24 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 28 गेंदों पर 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 51 रन की पारी खेली। कोलकाता की टीम चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले ये टीम 2012, 2014 और 2021 सीजन के खिताबी मुकाबले में पहुंची थी, जिसमें से 2 बार ट्रॉफी अपने नाम करने में सफल रही थी। वहीं आईपीएल में आज आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर राउंड में आमने सामने होंगे। इस मैच में हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, वहीं जीतने वाली क्वालिफायर 2 में खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं आरसीबी ने नेट रन रेट के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर प्लेऑफ में प्रवेश किया था। और बात स्वास्थ्य की, नाक बंद होना, सिरदर्द आम लक्षण कभी ना कभी सभी को प्रभावित करते हैं। यदि ये लक्षण बार बार हों या ठीक ना रहे हों तो ऐसे में विशेषज्ञों को अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि ये साइनसाइटिस की समस्या के कारण हो सकती है। किस तरीके से इससे आप बच सकते हैं, इसका उपचार क्या है, इससे संबंधित देखिए आप ये जानकारी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। साइनसाइटिस एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये स्थिति बच्चों से लेकर वयस्कों तक किसी को भी हो सकती है। साइनसाइटिस होने पर व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। साइनसाइटिस के अंदर जनरली नाक बंद रहती है, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है। कई बार नाक का डिस्चार्ज पीछे गले में गिर सकता है, उसको हम बलगम के रूप में वो आ सकता है। और साथ में कई बार हेडेक हो सकता है, सर में दर्द की समस्या, चेहरे पे कई बार सूजन आ सकती है। साइनसाइटिस की जो मेन जो कंप्लेंट होती है वो नाक बंद रहना होता है। और अगर आपको काफ़ी दिनों से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक ईएनटी विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। एंडोस्कोपी से हम नाक के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको जान सकते हैं और कई बार पॉलिप का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक सीटी स्कैन करने की ज़रूरत पड़े, जिससे हमें ऑपरेशन के अंदर कई बार अगर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है तो उसका हमें जानकारी सीटी स्कैन से हमें मिल जाती है। सामान्य स्थिति में साइनस में बलगम बनता है जो नाक के अंदरूनी हिस्से को नम रखता है और धूल, एलर्जी व प्रदूषक तत्वों से बचाने में सहायक होता है। स्वस्थ साइनस हवा से भरे होते हैं, लेकिन जब इनमें अवरोध आ जाता है तो ये तरल पदार्थ से भर जाते हैं। इसमें रोगाणु बढ़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकता है। बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि साइनोसाइटिस को ट्रीट कर सकती हैं। अगर एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस है तो हम एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं, कुछ नेजल स्प्रेज ले सकते हैं जिससे कि एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर साइनस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पॉलिप है तो कई बार हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। आज की डेट में हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी का ऑप्शन अवेलेबल है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के अंदर एंडोस्कोप के द्वारा हम नाक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। साइनस की जो ओपनिंग्स है, जो ब्लॉक हैं, उनको हम खोल सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी कई बार लंबे समय तक साइनस का इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन कराया है और पॉलिप्स हैं, उन पॉलिप्स को निकालने के बाद पॉलिप्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए हम लंबे समय तक कुछ दवाइयाँ और स्टीम ले सकते हैं। साइनसाइटिस का उपचार इस बात पर निर्भर करता है
कि इसका कारण क्या है और ये समस्या कितने समय से चल रही है। कुछ मामलों में साइनसाइटिस बिना किसी चिकित्सीय उपचार के अपने आप कुछ समय में ठीक हो जाता है। कुछ मामलों में दवाओं की आवश्यकता होती है, तो वहीं कुछ अन्य विकल्प द्वारा इलाज किया जाता है। बचाव के लिए आपको एक तो जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर आपको पता है कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, तो उससे बचाव करना चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उससे हमें बचना चाहिए। स्मोकिंग से हमें बचना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग से साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अपने खुद दवाइयाँ ना लें, बिकॉज उनसे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय तक नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक हो सकता है और आपको उसकी आदत पड़ सकती है। यदि आपको नाक बंद रहना, बार बार जुकाम होना, सिर में दर्द या साइनसाइटिस के कोई भी लक्षण रहते हैं तो एक विशेषज्ञ से परामर्श लें और इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।